नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में डिस्कशन करूंगा, क्योंकि बहुत दिनों से मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहा था कि सर इस कंपनी के ऊपर एक बार जरूर वीडियो बना के दीजिएगा, क्योंकि इस कंपनी की चर्चा हर जगह पे है और इस कंपनी अभी पेनी स्टॉक है। क्या इस कंपनी फिर से खड़ा हो पाएंगे? पहले जिस जगह पे था, क्या आप उस जगह तक जा सकते हैं? तो मुझे इस कंपनी के ऊपर मेरा खुद का क्या राय है, मैं किस बेसिस में सोचता हूँ, एज ए ट्रेडिंग के लिए, क्या एज ए इन्वेस्टमेंट के लिए, वो सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो पॉइंट्स इस कंपनी के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, चाहे आप काम करें ना करें, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव फीलिंग्स भी होगा, क्योंकि G20 इस बार इंडिया में सबमिट हुआ, आप सभी जानते हैं, और जिसका फायदा डायरेक्टली इस कंपनी के ऊपर पड़ सकते हैं। क्योंकि वहां पे एक चीज मेंशन किया गया था कि ज्यादा से ज्यादा जो ग्लोबल वार्मिंग दिन के दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो उस ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड के हर कंट्रीज को आपको मतलब इस चीज को ध्यान में रखना होगा कि जो पॉल्यूशन हो रहा है उस पॉल्यूशन को कम किस तरीके से किया जाए। तो उस बेसिस में ग्रीन जो प्रोजेक्ट है, जो ग्रीन एनर्जी जो प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस रखने के लिए बोला गया। तो मैं आज इस G20 में जो बातचीत हुआ, उस बातचीत को यहाँ पे आपके साथ डिस्कशन नहीं करूंगा, मगर वहां पे एक बातचीत जो हुआ है जो ग्रीन एनर्जी के ऊपर, उसके बारे में बात करूंगा। क्योंकि ग्रीन एनर्जी के हिसाब से देखा जाए तो ग्रीन एनर्जी में जितनी सारे कंपनीज काम कर रहे हैं, अपकमिंग ईयर्स में उसके ग्रोथ बहुत तेजी से होने वाला है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, आप खुद जाकर इस G20 के जितने सारे कन्वर्सेशन हुए, तो उस वीडियो को जाकर देखिएगा, आपको खुद पता चलेगा कि किस तरीके से सारे डेटा वहां पे बताए गए हैं। तो मैं आपको उसी डेटा से एक कंपनी के बारे में डिस्कशन करूंगा, जिसके चर्चा मुझे बहुत बार कमेंट्स में लिखा गया कि सर इसके ऊपर G20 के जो अपडेट आया, G20 के ऊपर जो डेटा बताया गया, ग्रीन एनर्जी के ऊपर जो डेटा बताया गया, कि उस हिसाब से इस कंपनी का फिर से ग्रोथ हो सकता है। चलो उसी के बारे में डिस्कशन करूंगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं, एक आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो कंपनी पेनी स्टॉक है। देखिए आज पेनी स्टॉक है, एक दिन वो पेनी स्टॉक नहीं था। तो वो कंपनी जब स्टार्ट हुआ तब से लेकर एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिला था, और उसके बाद 2008 में, इस 8 के बाद इस कंपनी का हालत खराब हो गया। 2008 में लेमन लेमन ब्रदर के जो क्रैश आया था, लेमन ब्रदर के ऊपर जो मतलब क्रैश ऑल ओवर इंडिया में नहीं, ऑल ओवर ग्लोबली मार्केट में देखने को मिला था। इंडिया में तो और भी भारी भरकम क्रैश हुआ था। उस टाइम में इस कंपनी का जो हालत हुआ था, वो पूरा का पूरा बर्बाद हो गए थे। उस दिन से आज तक कंपनी उस हाई लेवल को पहुंच नहीं पाया। हाई लेवल को छोड़ दीजिए, वो सेंट्रल लेवल तक भी पहुंच नहीं पाया। तो ऐसा क्या हुआ बिजनेस में, ऐसे क्या सिचुएशन आया जिसके चलते है इस तरीके से परफॉर्मेंस हुआ? क्या फिर से वो कंपनी खड़ा हो पाएंगे? तो उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा करूंगा। तो जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा, उस कंपनी टोटली ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं। वो कंपनी टोटली विंड प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ, उसका नाम है सुज़लॉन। आप सभी जानते हैं सुज़लॉन के बारे में। सुज़लॉन वर्ल्ड के एक लीडिंग कंपनी है, और क्लीन एनर्जी इंडस्ट्रीज में इंडिया के सिर्फ नहीं, वर्ल्ड की एक लीडिंग कंपनी है, जो देखा जाए तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। देखिए कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर की बहुत सारे कंट्रीज में काम करते हैं। अब इस चीज को ध्यान से यहाँ पे देखना, कंपनी का टोटल वन मतलब कंपनी देखा तो नंबर 1 कंपनी है ऑल ओवर इंडिया में रिन्यूएबल सेक्टर में। और कंपनी का टोटल जो इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है वो 20,000 से भी ज्यादा, 20,000 से भी ज्यादा। और कंपनी का टोटल जो वेटेज है, वो देखेंगे तो इंस्टॉलेशन जो वेटेज है 12,700 से भी ज्यादा। तो कंपनी के जो कस्टमर ग्लोबली है, इंडिया में सिर्फ नहीं, ऑल ओवर ग्लोबली जो कस्टमर है करीबन 1900 से भी ज्यादा। देखिए 2018 में जब लेमन ब्रदर का जो डेटा आया था, उसके बाद मार्केट में क्रैश हुआ था। उसके पीछे एक ही कारण था कि मार्केट में जो इलेक्ट्रिसिटी का जो डिमांड है, वो डिमांड घट गया था। उसी के चलते इस कंपनी के ऊपर बिग क्रैश देखने को मिला, क्योंकि सेल डाउन हो गया था। और सेल्स को बढ़ाने के लिए कंपनी ने बहुत ज्यादा कर्जा भी उठा लिया था, और उसी लिए कंपनी के ऊपर भारी भरकम कर्जा होने के कारण, सेल्स डाउन होने के कारण, प्रॉफिट गिरने के कारण कंपनी की हालत पूरा का पूरा खराब हो गया था। तो इतने सारे पॉइंट्स मैं इसीलिए डिस्कशन कर रहा हूँ, क्योंकि कंपनी जो स्टार्ट हुआ था, तो सबसे पहले ये जानना है कि इस कंपनी के जो फाउंडर है वो कौन है। तो आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। देखिए इस कंपनी के जो फाउंडर है, आप देखेंगे कंपनी स्टार्ट कब हुआ था, वो सबसे पहले देखिए।
कंपनी स्टार्ट होते 1995 में, और कंपनी फर्स्ट जो बिजनेस मार्केट में लेके आए थे वो एक देखा जाए तो टेक्सटाइल के बिजनेस के ऊपर काम कर रहा था। और उस बिजनेस से कंपनी के जो डायरेक्ट कंपनी के जो फाउंडर है, उन्होंने बिजनेस को अलग तरीके से सोचा। किस तरीके से सोचा वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले ये देखिए, कंपनी के जो फाउंडर है वो तुलसी जी, उन्होंने क्या किया, पहले उनका जो टेक्सटाइल का बिजनेस है, उस बिजनेस के जो बिजली का जो जरूरत था, उस बिजली को उस जरूरत को मिटाने के लिए उन्होंने क्या किया, इस तरीके से ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट किए। और ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के ऊपर काम जब स्टार्ट किए तो उन्होंने ये देखा कि इंडिया में ग्रीन एनर्जी का डिमांड बहुत ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड बहुत ज्यादा है, ग्रीन एनर्जी का नहीं। तो इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड जब ज्यादा है तो उन्होंने ये सोचा, क्या मैं इस बिजनेस के ऊपर एंट्री हो सकता हूँ। तो इसलिए उन्होंने फर्स्ट टाइम इस प्रोजेक्ट के ऊपर एंट्री हुआ, ग्रीन एनर्जी के ऊपर प्रोजेक्ट के ऊपर एंट्री हुआ। उन्होंने फर्स्ट टाइम इंडिया में इस प्रोजेक्ट को लेके आए, और तब इस बिजनेस में उनका अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो रहा था, जिसके चलते उन्होंने जो टेक्सटाइल का जो बिजनेस था उनको बंद कर दिया। उसके बाद टोटली इस ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के ऊपर उन्होंने शिफ्ट हो गया। तो बिजनेस बर्बाद कब हुआ? बर्बाद हुआ 2008 के बाद। मैंने पहले बोल चुका हूँ, लेमन ब्रदर का जो रिपोर्ट आया था उसके कारण एक बिग क्रैश यूएस मार्केट में देखने को मिला था। उसके चलते हुए इंडियन मार्केट भी बिग क्रैश का सामना किया। तो आप इस बात को हर कोई जानते हैं जो मार्केट में पुराना है। अगर आप नए हैं तो आपको मैं यही चीज सिखा रहा हूँ, यही चीज आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैं आपको जो डेटा दिखा रहा हूँ शायद वो डेटा आपको बहुत कम जगह पे देखने को मिलेगा। जो फंडामेंटली इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं शायद उस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो आप कहेंगे सर इस सारी चीज जानकर क्या होगा। देखिए, जो कंपनी के ऊपर आप निवेश करने के लिए जा रहे हैं उस कंपनी का पास्ट भी आपको जानना है, प्रेजेंट भी जानना है, और फ्यूचर में वो कंपनी क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी जानना है। अगर वो सारे डेटा अगर आप कलेक्ट ना करके काम करेंगे तो आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं। तो रही बात कंपनी के बिजनेस का, बिजनेस किस तरीके से ग्रोथ होगा, अभी किस तरीके से ग्रोथ होगा, जो गिरावट हुआ वो तो छोड़ ही दीजिए, अभी किस तरीके से ग्रोथ हुआ उसके बारे में बात करूं तो देखिए, सुजलॉन के वेबसाइट अगर विजिट करेंगे तो टोटल 20,120 प्लस मेगावाट विंड एनर्जी इंस्टॉलेशन ऑलमोस्ट कंपनी कर चुके हैं। तो कंपनी टोटल 13.8 मिलियन घरों में वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, और 4.30 बिलियन ट्री जो है, जो ट्री का जो कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पे पर ईयर जो कार्बन डाइऑक्साइड टोटल 4.30 बिलियन का जो इमिशन होता है उसको कम किया सुजलॉन ने, क्योंकि उनका प्रोजेक्ट टोटली ग्रीन एनर्जी के ऊपर है, तो इसके लिए कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है। अगर देखेंगे तो CO2 मतलब 51.66 मिलियन टन CO2 जो इमिशन हुआ उसको वो कम किया। तो इसका मतलब कंपनी बिजनेस को सही ढंग से सही दिशा में लेके जा रहा है। अभी रही बात कंपनी के प्रोजेक्ट के बारे में, तो एक डेटा सामने, वो डेटा मैं आपको बता दूं कि सुजलॉन के वेबसाइट में आपको दिखेगा कि सुजलॉन विन्स 201 मेगावाट ऑर्डर फ्रॉम O2 पावर प्रोवाइड लिमिटेड, मतलब O2 पावर माफी चाहता हूँ, O2 पावर प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है उन्होंने सुजलॉन को एक प्रोजेक्ट दिया, और वो भी कितना 201.6 मेगावाट का। इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट मिला सुजलॉन को, और इस प्रोजेक्ट के चलते हुए कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस और भी ज्यादा है। और ग्रोथ में पहले ही बोल चुका हूँ, जो G20 आया था, G20 का जो समिट हुआ था इंडिया में, उस समिट में यही बताया गया। चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ और भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, अंडरस्टैंडिंग G20 एम्स टू ट्रिपल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। ट्रिपल रिन्यूएबल एनर्जी, तो सोचिए आज मान के चलिए अगर 100 रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम हो रहा है तो 2030 मतलब और कितने साल बाकी है, ऑलमोस्ट 7 ईयर्स में इसको 3 गुना करने वाले हैं, मतलब 300। एक एग्जांपल दे रहा हूँ 100 के हिसाब से। तो जितना रिन्यूएबल एनर्जी आज प्रोड्यूस किया जा रहा है उससे 3 गुना ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम किया जाएगा। तो सोचिए कितना बड़ा ग्रोथ अपकमिंग कुछ ईयर्स में आने वाला है। और इंडिया वर्ल्ड के फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी है इस रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करने वाला। तो धीरे धीरे करके इंडिया का ग्रोथ भी हो रहा है, और अपकमिंग 10 to 20 ईयर्स इंडिया के ही है ग्रोथ होने का। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के भी ग्रोथ होने का चांसेस है। अभी ये तो पॉइंट्स था सुजलॉन के इतने सारे बात। तो अभी आपको ये देखना है सुजलॉन में कितना दम है आगे बढ़ने के लिए।
तो उसको देखने के लिए कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स देखना होगा। देखिए कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी है, 34,000 करोड़ के आसपास है। देखिए कंपनी सिर्फ 6 रुपीज के आसपास था, उससे 27 रुपीज तक गया। मतलब कंपनी ऑलमोस्ट देखा जाए तो 4 टाइम्स के ऊपर कंपनी आपको रिटर्न जनरेट करके दिया, और वो भी 1 साल के अंदर अंदर। तो देखिए कंपनीज के जो मतलब वीकनेस कहाँ पे है, वो सबसे पहले आपको बता दूं, कंपनी का पी रेशियो। वीकनेस मतलब कंपनी बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशन में है, ऑब्वियसली बहुत हाई वैल्यूएशन में है। 1 रुपये कमाने के लिए क्या 120 रुपीज देना ठीक है? आप पहले ये सोचिए। आपको अगर बोला जाए कि एक कंपनी है जिस कंपनी में उतना ज्यादा मतलब पोटेंशियल नहीं है, अगर उस कंपनी को आपको खरीदना है तो आप मुझे 1 रुपया मतलब पाने के लिए आपको 110 रुपया देना पड़ेगा, क्या आप तैयार होंगे? बिल्कुल नहीं ना। तो मेरे हिसाब से वैल्यूएशन बहुत हाई है, उस वैल्यूएशन को मेजर करके आपको काम करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ मैं ये भी बताऊं, कंपनी का आरओसी आरओई में आरओसी मुझे ठीक ठाक लगा। आरओई तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो के बारे में बात करूं तो कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो कंपनी के पी रेशियो से 2 टाइम्स डाउन है, मतलब कम है। एनुअल इनकम कंपनी ने बहुत शानदार किया। देखिए जब से एनर्जी प्रोजेक्ट के ऊपर काम गवर्नमेंट भी प्रोजेक्ट रखा और पीएलआई स्कीम के माध्यम से ग्रीन एनर्जी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा स्कीम लॉन्च किए और बहुत सारे प्रोजेक्ट भी स्विट्जरलैंड को मिलता रहे, तब स्विट्जरलैंड में अच्छा खासा ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया और कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा जनरेट हुआ। अभी इस नेट प्रॉफिट के बारे में डिस्कशन करूं तो लास्ट कुछ फ्यू मतलब ईयर्स में कंपनी कंटिन्यूअसली लॉस करते गए, कंटिन्यूअसली। और इस बार कंपनी एक हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया। अभी आपको एक पॉइंट्स में आपको बता दूं, आप इस प्रॉफिट को देखकर खुश मत हो जाना कि अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ तो चलो सर मैं इन्वेस्ट कर लेता हूँ, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। सारे पॉइंट्स को देखिए, वीडियो को लास्ट तक तो जरूर देखिए। इन्वेस्ट करना ना करना आपके हाथ में है, सीखना तो आपके हाथ में है ना। अगर इसी चीज को सीख कर आप दूसरे कंपनी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे कंपनी को स्टडी कर सकते हैं जहाँ पे आपको अच्छे कंपनी मिल सकते हैं। देखिए रही बात कंपनी के सेल्स का, पहले देखिए 2012 में 10 साल पीछे चले जाएंगे तो 21 करोड़ 20 करोड़ के आसपास सेल होता था। आज वो सेल घट के कहाँ पे आ गया, सिर्फ 5,000 6,000 करोड़ के आसपास। चलो मान ही लेता हूँ कंपनी का उस टाइम सेल्स भी ज्यादा था, एक्सपेंस भी ज्यादा था। आज भी उसी तरीके से एक्सपेंस हो रहा है। कंपनी उस टाइम ऑपरेटिंग प्रॉफिट के हिसाब से लॉस कर रहा था, आज कंपनी प्रॉफिट में आया, चलो इतना तो ठीक ठाक है। तो आप कहेंगे सर 800 करोड़ का प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पे क्यों 2800 करोड़ का प्रॉफिट क्यों दिखा रहा है? क्योंकि यही तो खेल है। यहाँ पे क्या हुआ, कंपनी का आधा से इनकम मिला। इसका मतलब कंपनी अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट करके रखे थे, अलग बिजनेस में इन्वेस्ट करके रखे थे जहां से कंपनी को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला। ऐसे नहीं कि कंपनी ने खुद के मादर जो बिजनेस है उस बिजनेस से कैसे कमाया। अगर यहाँ पे प्रॉफिट अच्छा देखने को मिलता तो मैं खुश होता। हाँ, आप ये भी बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी था, वहां से प्रॉफिट आया, क्या आप खुश नहीं है? देखिए मेरे खुश होने से कुछ भी नहीं होगा, कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करके सब कुछ होगा। देखिए कंपनी ने सेल्स ग्रोथ नेगेटिव, प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा पॉजिटिव है, रिटर्न धमाका दे दिया। इसी रिटर्न देखकर ही रिटेल पब्लिक का मतलब जीना मतलब वो सो नहीं पाए कि इतना शानदार रिटर्न मिल गया। शायद मैं अगर इसका लो प्राइस में खरीदारी करता तो मुझे 4 टाइम्स रिटर्न मिल जाता, मैं 1 लाख रुपया निवेश करते तो मुझे 4 लाख मिल जाता। तो ऐसे मत सोचिए, आपको मतलब टाइम देकर समझ कर काम करना पड़ेगा। आज प्रॉफिट हो गया तो ये सोच रहे हैं, जब इस कंपनी लो प्राइस में था क्या आपका हिम्मत है? अभी अभी सोचिए, अभी मान के चलिए अभी भी कंपनी का प्राइस कितना 25 रुपीज के आसपास है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 25 रुपीज है, चलो मैं आप जब वीडियो देखेंगे शायद 30 रुपया हो जाएगा। क्या आपको तभी भी दम है कि इस कंपनी के ऊपर खरीदारी करने के लिए? क्या आप सोच रहे हैं कि 300 तक जाएगा, मेरा फंड 10 गुना हो या 10 गुना हो जाएगा? ऐसे आप दम रखते हैं तो उसके लिए आपको प्रेडिक्शन करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कंपनी के बारे में जानकारी हमेशा देखना चाहिए। देखिए कंपनी में वीकनेस कहाँ पे है और भी आपको बता दूं। देखिए कंपनी का रिजर्व जो है वो नेगेटिव में चला गया। हाँ, एक पॉइंट्स मुझे बहुत स्ट्रांग लगा जिसके चलते हुए मैंने इस कंपनी के ऊपर एक स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए राय लिया। और मैंने स्विंग ट्रेडिंग इसके ऊपर कहाँ पे लिया वो भी मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो कंपनी के देखिए जो कर्जा था वो करीबन 14,000 11,000 13,000 करोड़ के आसपास था। वो कर्जा घट के हो चुके हैं इस बार सिर्फ 1900 करोड़, एटलीस्ट देखा जाए तो 2,000 करोड़। तो कंपनी का कर्जा बहुत अच्छी तरीके से कंपनी मेंटेनेंस की, बहुत अच्छी तरीके से कम किया। ये पॉइंट्स मुझे बेस्ट लगा। उसके साथ साथ कंपनी का जो रिजर्व है वो अभी तक नेगेटिव में है और कंपनी का फिक्स एसेट यहाँ पे कम हुआ। तो मुझे लगता है कंपनी ने जो कंपनी के पास जो रिजर्व था उस रिजर्व को बेचकर ही कंपनी ने खुद के कर्जे को मिटाया। तो अभी ये देखना है कि जब तक कंपनी का रिजर्व पॉजिटिव में ना आए तब तक कंपनी के ऊपर कुछ कहना मुश्किल होगा।
और रही बात कंपनी का एसेट के बारे में, तो कंपनी का ट्रेड कितना रिसीव हुआ। देखिए कंपनी का ट्रेड इस बार 1100 करोड़ का ट्रेड रिसीव हुआ। इसका मतलब कंपनी को उतना ज्यादा ट्रेड भी नहीं मिला। पहले देखिए 5000 करोड़ का ट्रेड मिल रहा था, 2000 2500 करोड़ का ट्रेड मिल रहा था। इस बार कंपनी का सिर्फ 1000 करोड़ के आसपास ट्रेड मिला। तो ये भी एक वीकनेस के पॉइंट हिसाब से देखना चाहिए। तो एज ए इन्वेस्टर, तो प्रोमोटर, एफआईएस हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। जैसे प्रोमोटर के पास 13% और एफएस के पास 10%, डीएस के पास 10%, पब्लिक के पास 64%। पब्लिक इसके ऊपर मतलब शेयर को खरीद के हमेशा यही सोचते हैं कि इस कंपनी उसको मल्टीपल का रिटर्न देंगे। देखिए दे भी सकते हैं, ऑलमोस्ट दे भी चुके हैं। ऑलमोस्ट एक साल में आपका फंड 4 गुना कर चुके हैं। तो अगली राय क्या है? देखिए अगली राय के बारे में बात करूं तो उससे पहले आपको चार्ट पैटर्न देखना होगा। देखिए ध्यान से चार्ट पैटर्न को देखना। जब स्टार्ट हुआ था कंपनी मार्केट में लिस्टिंग हुए थे, बीएससी और एनएससी दोनों में लिस्टिंग हुआ। और बीएससी एनएससी में दोनों में लिस्टिंग कब हुआ? 2005 में। 2005 में अक्टूबर मंथ में आपको लिस्टिंग देखने को मिलेगा। और उसके बाद देखिए लिस्टिंग होने के बाद एक अच्छा खासा धमाका हुआ था। और इसका जो आईपीओ का जो सब्सक्रिप्शन था वो बहुत ज्यादा सब्सक्रिप्शन हुआ था, तो इसलिए अच्छा खासा लिस्टिंग देखने को मिला। और देखिए तब कंपनी का बिजनेस भी अच्छा खासा हो रहा था और कंपनी में एक शानदार ग्रोथ दिखा। और इस हाई लेवल से कंपनी के ऊपर एक बिग क्रैश इसलिए हुआ था क्योंकि इस टाइम था 2008। 2008 में जो लेमन ब्रदर का जो रिपोर्ट आया था और जो क्रैश देखने को मिला था, उसी के चलते इस कंपनी के ऊपर भी क्रैश हुआ। और उस क्रैश के बाद आज तक कंपनी खुद को मतलब सर्वाइवल नहीं कर पाए, कंटिन्यूसली करेक्शन होता गया। अभी कंपनी का जो करंट सिचुएशन है उस बारे में बात करूं तो एक चीज आप जरूर नोटिस करना, जो मैं आपको डेटा दिखाऊंगा। इसका देखिए कोविड के पहले 2009 के बाद कंपनी फर्स्ट टाइम हाई कहाँ तक किया था? 130 तक। तो 130 तक हाई किए थे। उसके बाद देखिए फिर से कंटिन्यूसली करेक्शन हुआ और उसके बाद गिरावट भी हुआ। तो मैंने एक ट्रेड यहाँ पे मेंशन आपको पहले एक बार किया था, जो ट्रेड मैंने पहली बार लिया उसको टारगेट तो ऑलमोस्ट अचीव हो चुके हैं। आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको पता है। एक्चुअली इस ट्रेड को मैंने आपको कोई वीडियो बना के नहीं दिया था। इस ट्रेड को आपको मैं टेलीग्राम में शेयर किया था एज ए एजुकेशन पर्पस में। तो ट्रेड क्या था यहाँ पे देखिए, ध्यान से इस चीज को देखना, सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। देखिए आप कफ विथ हैंडल पैटर्न बना था और उसको ब्रेकआउट भी हुआ और यहाँ पे टारगेट भी बना था। और टारगेट बना था 43% के आसपास। चलो ये तो ठीक ठाक है। अभी स्विट्जरलैंड का एक बड़ा सा टारगेट बन रहा है। यहाँ पे क्या बना? एक एक हैंडल बना। उससे पहले क्या बना? उसके बाद देखिए बिग हेड बना। उससे पहले क्या बना? एक शोल्डर बना। शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना है। और इस शोल्डर को यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ है। और उसके साथ थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ और भी आपको क्लियर हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया। तो मेरा एंट्री लेवल इस जगह पे है। मेरा एंट्री लेवल इस जगह पे मतलब मेरा एंट्री लेवल 22 रुपीज के आसपास है। और मैं टारगेट कहाँ तक लेके चल रहा हूँ? मेरा टारगेट है 38 रुपीज के आसपास। तो 38 रुपीज के आसपास टारगेट अगर बनता है तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 90% टारगेट बनेगा। सॉरी 38 नहीं, माफी चाहता हूँ, 39 रुपीज के आसपास टारगेट है। और वो टारगेट कहाँ तक बन सकते हैं? जो प्रीवियस जो हाई है इसका 2009 का जो हाई है उसी 2012 का 11 का जो हाई है, जिस लेवल के बाद एक बिग क्रैश हुआ था, मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है, इस लेवल तक वो जा सकते हैं। उससे पहले यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस फेस करेगा, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो बहुत ज्यादा मतलब मेहनत करने के बाद टारगेट हो सकते हैं। तो इसका कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए मैंने छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ ट्रेड लिया एज ए प्रेडिक्शन के हिसाब से। तो अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो मुझे जरूर कमेंट्स करना। अभी मेन मुद्दे पे आता हूँ कि बहुत सारे कमेंट्स जो आया कि सर इस कंपनी के ऊपर क्या करूं। देखिए मेरे ओपिनियन अगर आप जानेंगे तो मैं यही कहूंगा कि मैं इस कंपनी के ऊपर एज ए लॉन्ग टर्म के लिए अभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर अभी भी बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं। जो नेगेटिव पॉइंट जब पॉजिटिव में कन्वर्ट होंगे तब मैं छोटा छोटा करके क्वांटिटी उठाना स्टार्ट करूंगा। इस कंपनी के ऊपर मैंने ट्रेडिंग पर्पस में ऑब्वियसली सोचता हूँ। पहले भी एक ट्रेड यहाँ पे लिया था और दूसरा ट्रेड मैं यहाँ पे ले चुका हूँ। तो ट्रेड क्या होगा वो तो पता नहीं, मगर मैंने छोटे क्वांटिटी के साथ लिया। अगर यहाँ पे मुझे लॉसेस भी होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, सोच समझकर सारी चीजों को समझकर काम करिए। अगर वीडियो में कुछ अच्छा आपको सीखने को मिले तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।